पिछले टर्न पे मैंने आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार इसकी ज़रूरत पड़ी और आइंस्टीन के दोनों पोस्टुलेट्स या अभिग्रहितों को डिस्कस किया था। पहले अभिग्रहित के अनुसार यूनिवर्स के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में समरूप होते हैं और दूसरा नियम बताया था कि सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में प्रकाश का वेग स्थिर रहता है। यह वेग न तो स्रोत के वेग के ऊपर निर्भर करता है न ही ऑब्जर्वर के वेग के ऊपर निर्भर करता है। यदि अपन क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब वेलोसिटी कम हो उस समय। मान लीजिए कोई एस फ्रेम है और एस डैश फ्रेम उस फ्रेम के सापेक्ष एक्स दिशा में यदि वो वी वेग से चलता है, जा रहा है, कह दीजिए बेटर है। कोई कण है, इसके निर्देशांक एस फ्रेम से देखने पर एक्स वाई जेड और एस डैश फ्रेम से देखने पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है मान लो। तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी किया था कि एस से एस डैश फ्रेम में निर्देशांकों के रूपांतरण क्या होते हैं, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई एंड जेड डैश बराबर जेड। लेकिन यह कब सही है, जबकि कण का वेग नॉर्मल रेंज के अंदर हो। यदि कण का वेग बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए जिसकी तुलना अपन प्रकाश के वेग से कर सकें, यानी कि 0.6 सी हो जाए, 0.7 सी, 0.8 सी के बराबर अगर हो जाता है, तो उस समय इन रूपांतरणों से जो रिज़ल्ट अपन निकालते हैं वो सही नहीं मिलते। वहाँ पर दूसरे रूपांतरण काम आते हैं जिसको अपन लॉरेंट रूपांतरण कहते हैं, जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे। अब अपन हायर वेलोसिटी के अंदर बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक कोई फ्रेम है एस और दूसरा फ्रेम है एस डैश। एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष पॉजिटिव एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील है। यह वी वेग जो है बहुत ज़्यादा है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है। प्रारंभ में दोनों निर्देश फ्रेमों के मूल बिंदु संपातित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में t बराबर टी डैश बराबर 0। t का मतलब एस फ्रेम में घड़ी द्वारा नापा गया समय, टी डैश एस डैश फ्रेम के अंदर घड़ी के द्वारा नापा गया समय। उस समय क्या होता है, एक घटना एस फ्रेम में बिंदु एक्स वाई जेड और टाइम t पर नापी जाती है। उसी समान घटना को अपन एस डैश फ्रेम में बिंदु एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम टी डैश पर घटित होती हुई नजर आती है। इन दोनों निर्देशांकों के समुच्चयों में संबंध ज्ञात करने वाले समीकरण अपन को ज्ञात करने हैं। इसके लिए अपन आइंस्टीन के जो दोनों अभिग्रहित हैं उनको काम में लेंगे और एक्स वाई जेड और टाइम टी एवं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम टी डैश में संबंध निकालेंगे। आइंस्टीन के पहला अभिग्रहित यहां पर काम में लेते हैं। तो प्रथम अभिग्रहित के अनुसार किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान रैखिक वेग से गति करते हुए सभी निर्देश फ्रेमों में भौतिक विज्ञान के सभी नियम समरूप होते हैं। अतः हम एस एवं एस डैश फ्रेम में नापे गए निर्देशांकों में संबंध निम्न लीनियर इक्वेशंस के रूप में लिख सकते हैं। माना कि एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। ये जो चार इक्वेशन है, इनके पेयर को अपन इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स 1a, 1b, 1c और 1d इसमें चार इक्वेशंस हैं, जहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू अपन आइंस्टीन के जो दोनों पोस्टुलेट्स हैं इसको काम में लेकर के ज्ञात करेंगे। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ। एक फ्रेम है एस
दूसरा फ्रेम है एस डैश। एस डैश फ्रेम प्रारंभ में एस फ्रेम के ऊपर ओवरलैप करता है और समय बढ़ने के साथ एस फ्रेम अपने स्थान पर रहता है और एस डैश फ्रेम उसके सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव x दिशा में गति करना प्रारंभ करता है। ऑफ कोर्स ये एस डैश फ्रेम का वेग v बहुत ज़्यादा है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है। ये अपन को ध्यान में रख के चलना है। अब अपन इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई ये जो पॉइंट है P, इसको अपन परमानेंटली एस डैश फ्रेम के केंद्र पर मान लेते हैं स्थित और उसको अपन एस फ्रेम से देखते हैं। तो एस फ्रेम से देखने पर वो कैसा नज़र आएगा? चूंकि एस फ्रेम से देखने पर एस डैश फ्रेम v वेग से जाता हुआ नज़र आ रहा है पॉजिटिव x दिशा में, तो एस फ्रेम से देखने पर कण भी पॉजिटिव x दिशा में v वेग से जाता हुआ नज़र आएगा। और चूंकि कण क्या है, एस डैश फ्रेम के ओरिजिन पर माना है, तो एक्स डैश का मान कितना हो जाएगा? 0। और साथ ही t समय के अंदर एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष vt दूरी तय कर लेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर vt। x क्या है? s फ्रेम से देखने पर कण का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा x। अब इक्वेशन नंबर 1a को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1a क्या है? x डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। एक्स डैश का मान मैंने अभी आपको बताया था 0 होगा। क्यों? क्योंकि कण एस डैश फ्रेम के ओरिजिन के ऊपर स्थिर है। ओरिजिन पे एक्स डैश का मान कितना है? 0। और चूंकि कण एस डैश फ्रेम के ओरिजिन पर स्थिर है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? vt। ये दोनों मान इस इक्वेशन में रख दें तो कितना क्या लिख सकते हैं अपन? 0 इज इक्वल टू अल्फा वीटी प्लस बीटा टी। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है? बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी। बीटा का मान वापस इक्वेशन नंबर 1 के ए के अंदर रख दो तो क्या आ जाएगा? एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस अल्फा वी टी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स डैश बराबर अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को और 1 को अगर काम में लें और इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिखें तो किस तरह की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में? एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश बराबर गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपके पास 4 कांस्टेंट थे। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आपके पास अब 3 कांस्टेंट रह गए। आइंस्टीन का पहला पोस्टुलेट काम में लेके अपन ने एक कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया है। इसी तरह से अपन बाकी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। अब अपन क्या कंसिडर करते हैं? यदि P पॉइंट परमानेंटली S फ्रेम के केंद्र पर हो जाए तो वह S डैश फ्रेम से देखने पर माइनस वी वेग से जाता हुआ नजर आएगा। माइनस वी से वेग से x दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। तो इक्वेशन नंबर 4a को डिवाइड करते हैं अपन 4t से, तो इक्वेशन नंबर 5 आपको मिल जाएगी। वो क्या है? एक्स डैश अपॉन टी डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। अब अपन ने चूंकि कण को कहाँ पर माना है? एस फ्रेम के ओरिजिन पर, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, एक्स का मान 0 कर दो। और एक्स डैश अपॉन टी डैश क्या है? एस डैश फ्रेम से देखने पर कण का वेग। कण क्या है? एस फ्रेम के ओरिजिन पर है और एस डैश फ्रेम से देखने पर एस फ्रेम माइनस वी वेग से जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो कण भी माइनस वी वेग से जाता हुआ नज़र आएगा। तो एक्स डैश अपॉन टी डैश का अपन ने क्या लिख दिया? माइनस वी, और एक्स का मान अपन ने क्या कर दिया? 0। किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 5 में। और वैल्यूज़ रख के अपन ने सॉल्व किया तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? डेल्टा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 6 से डेल्टा का मान इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रख दो।
तो आपके पास इक्वेशंस क्या आ जाती है, एक्स डैश बराबर अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस अल्फा टी। ये आपके इक्वेशन नंबर 7 है। इक्वेशन नंबर 7 के अंदर अब आपके पास में कुल मिला के 2 कॉन्स्टेंट्स रह गए हैं। अब अपन क्या करते हैं कि एस फ्रेम के अंदर टॉर्च की सहायता से एक लाइट सिग्नल दिया जाता है। तो एस फ्रेम में उसका वेग कितना होगा, सी के बराबर, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यदि उस लाइट सिग्नल को एस डैश फ्रेम से देखें तब भी उसका वेग सी ही नज़र आना चाहिए। आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट है कि प्रकाश का वेग सदैव स्थिर रहता है। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 7a को 7d से डिवाइड कर दें। तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश अपॉन टी डैश इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई गामा एक्स प्लस अल्फा टी। यहाँ पर अपन लाइट सिग्नल की बात कर रहे हैं। एक्स डैश अपॉन टी डैश क्या है, सी के बराबर होगा। क्यों, एक्स डैश अपॉन टी डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्नल इन एस डैश फ्रेम, और एक्स अपॉन टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्नल इन एस फ्रेम। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है और किसके बराबर है, सी के बराबर। तो एक्स डैश अपॉन टी डैश का मान भी सी होगा और एक्स अपॉन टी का मान भी सी होगा। ये वैल्यूज अपन इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे। इस इक्वेशन नंबर 8 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी से यदि डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश अपॉन टी डैश का मान तो अपन सी कर दें, सी लिख दिया, इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स अपॉन टी माइनस वी टी अपॉन टी, टी से डिवाइड किया जब, एंड गामा एक्स अपॉन टी प्लस अल्फा टी अपॉन टी। अब अपन ने अगली स्टेप में क्या किया, एक्स अपॉन टी को भी सी से रिप्लेस कर दिया और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू अल्फा। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 9 है। इक्वेशन नंबर 9 से गामा का मान इक्वेशन नंबर 7 में रखने पर आपको जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश बराबर जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन नंबर 10 है। अब वापस से थोड़ा सोचिए कि यदि समय t बराबर टी डैश बराबर 0 यानी कि प्रारंभ में एस फ्रेम के मूल बिंदु O से पर एक लाइट फ्लैश उत्पन्न करते हैं तो प्रकाश सी वेग से गोली तरंगाग्रोह के रूप में प्रसारित होगा जिसका केंद्र O होगा। आपेक्षिकता के पहले अभिग्रहित के अनुसार यह वेव फ्रंट एस डैश फ्रेम में भी गोलाकार होगा जिसका केंद्र O डैश हो जाएगा, लेकिन वेग c होगा क्योंकि प्रकाश का वेग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा अब अपन पहले एस फ्रेम में देखते हैं। गोली की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू रेडियस का स्क्वायर। अब एस फ्रेम से देखने पर वो जो गोली तरंगाग्र है उसका वेग कितना है, c। t समय में कितनी दूरी चलेगा, c इंटू टी। तो t समय पश्चात आपको एक गोली तरंगाग्र नजर आएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, ct। तो स्फीयर के इक्वेशन के हिसाब से अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, या अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 11 है। अब यदि अपन उसी स्फेरिकल वेव फ्रंट को अपन एस डैश फ्रेम से देखें तो उसका केंद्र क्या होगा, एस डैश फ्रेम का ओरिजिन। वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी होगी वो c और टाइम लेकिन क्या होगा उसका t डैश। तो t डैश समय पश्चात वो सी टी डैश
वहाँ पर आपको सी टी डैश रेडियस का एक वेव फ्रंट नज़र आएगा। तो उस वेव फ्रंट की इक्वेशन अपन एक एस डैश फ्रेम में क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 12 है। इक्वेशन नंबर 11 और 12 की सहायता से अपन एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। मान लीजिए अब आपको इक्वेशन नंबर 13 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 13 के अंदर आप इक्वेशन नंबर 10 की सहायता से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम टी डैश का मान सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस ये तो अपन ने एक्स डैश की वैल्यू रखी तब आया, प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये इसको यदि सॉल्व करते जाएं, थोड़ा आगे बढ़ें, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या अल्फा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 14 आ गई। इक्वेशन नंबर 14 से अपन को अल्फा का मान प्राप्त हो गया। तो अल्फा का मान यहाँ से उठा करके आप वापस इक्वेशन नंबर 10 में रख दें तो आपको क्या मिलेगा, एक्स डैश इक्वल्स टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी पहली इक्वेशन, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये जो चार इक्वेशंस हैं इनका जो पेयर है इक्वेशन नंबर 15 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी को अपन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।